अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन और एफियन ये पढ़ना है। लॉन्ग में शामिल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। ग्राहम्स लॉ डिफियन और एफियन, पहले हमने लॉज पढ़े ना, वहाँ पर बॉयल लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ भी पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ। वहाँ पर हम वेरिएबल होते थे, दो वेरिएबल होते थे और दो चीज़ें कांस्टेंट होती थी। यहाँ पर भी वैसा ही है। डिफियन एफियन आप पहले पढ़ चुके हैं। डिफियन क्या होता है कि दो गैसेस का आपस में मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना। मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के दरमियान में एक बैरियर लगा हुआ है, रुकावट। यहाँ पर एक गैस है, ठीक है, और दूसरी गैस यहाँ पर है इस कंटेनर में। इसके दो पोर्शन हैं। अब अगर हम इस बैरियर को हटा दें, देखो इस तरफ ये जो गैस है ना, इसका प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, इस गैस का प्रेशर इस तरफ ज़्यादा है। हम अगर बैरियर को हटा देते हैं तो ये गैसेस, ये वाली गैस इस तरफ जाना शुरू होगी और यह गैस इस तरफ, और होमोजीनियस मिक्सचर बना देगी। इसको बोलते हैं डिफियन। और एफियन क्या होता है, अगर हम बारीक सुराख कर दें, यहाँ पर कोई होल है बारीक सा, तो गैस जो है ना इधर होल से तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एफियन। तो इसके मुतालिक एक लॉ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन। और ये अंग्रेज़ एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम, उसने ये लॉ पेश किया था। और याद रखना, लॉ की स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन नहीं होती। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ डिफियन और एफियन की शरह रफ्तार के एफियन की रफ्तार जो है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तनासुब माकूस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है जी, कि डिफियन या एफियन की जो रफ्तार है गैस की, ये प्रॉपर्टीज़ हैं डिफियन और एफियन, कि एक गैस कितनी तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है या कितनी तेज़ी से एफ्यूज़ होती है, उसकी जो रफ्तार है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट। दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो रेट ऑफ डिफियन और एफियन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये चीज़ ही डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट होगा जज़र लगा के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साथ में अंडर रूट भी है। तो साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवरी जो है, जिस साइंटिस्ट का नाम आता है डिस्कवरी में, थॉमस ग्राहम। ये एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट ग्राहम, ठीक है जी। 1805 से लेकर 1869 के अंदर इसकी लाइफ हिस्ट्री है। इसने तब ये लॉ पेश किया, हमें ये स्टेटमेंट दी कि रेट ऑफ डिफियन या एफियन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। अगर हम मैथमेटिकली इसका हिसाब किताब इसको देखें, हिसाबी शक्ल इसकी क्या बनेगी मैथमेटिकली, इसमें ना देखो एक स्टेटमेंट है और मैथमेटिकली इसकी ना डिमोन्स्ट्रेशन भी है, वजाहत, यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कह सकते हैं वो, और इसमें करना है। बस मुख्तसर है इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट याद करनी है आपने, और थोड़ा मैथमेटिकल है वो। हमने एक इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये तीन काम हमने करने हैं। ये मैथमेटिकली अगर हम देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक रेट ऑफ डिफियन, जिसको मैं आर से जाहिर कर रहा हूँ, रेट ऑफ डिफियन या एफियन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक। ये इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, कांस्टेंट कौन सी चीज़ें? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर हेल्ड कांस्टेंट।
आपको पहले बताया है कि दो चीज़ें वेरिएबल हैं, दो चीज़ें कांस्टेंट है। यहाँ पर डेंसिटी और रेट ये दोनों वेरिएबल्स हैं, बदलेंगे, और ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को ख़त्म करें तो क्या आएगा हमारे पास, R = K/D√। ठीक है जी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया हमने, वहाँ पर क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया है। अब कांस्टेंट को एक तरफ रखें तो हमारे पास इक्वेशन ये बनती है R × डेंसिटी √= K। अब यहाँ पर ना हमें एक और इक्वेशन मिल गई है ग्राहम्स लॉ की, और इसके मुताबिक इसकी स्टेटमेंट दोबारा से हम बयान कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बन सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफियन आर एफियन एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज़ ए कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दूसरी स्टेटमेंट बन सकती है। यहाँ से क्या स्टेटमेंट बनेगी, अनदर स्टेटमेंट यहाँ से, द प्रोडक्ट ऑफ हासिल-ए-ज़रब, द प्रोडक्ट हासिल-ए-ज़रब ऑफ रेट ऑफ डिफियन आर एफियन ऑफ अ गैस, आर एफियन, डिफियन या एफियन का जो रेट है उसका हासिल-ए-ज़रब लेना है किसके साथ, एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज़ ए कांस्टेंट। इसका जवाब कांस्टेंट आता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये शर्त है कि दो चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है जी, एक और स्टेटमेंट बन जाती है यहाँ से ग्राहम्स लॉ की, कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो इनका हासिल-ए-ज़रब रेट का और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी जवाब कांस्टेंट आता है। ये एक और स्टेटमेंट है। अब फ़र्ज़ करते हैं, लेट्स सपोज दैट देयर आर टू गैसेस, दो गैसेस हैं, और उनके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, देखो दो, एक तो इक्वेशन ये बनती है, दूसरी इक्वेशन ये बनी है। हम इक्वेशन लिखेंगे दो गैसेस के लिए। फ़र्ज़ किया, सपोज दैट, फ़र्ज़ करते हैं, सपोज देयर आर टू गैसेस, टू गैसेस कौन कौन सी हैं, 1 and 2। सपोज दैट देयर आर टू गैसेस, दो गैसेस है 1 and 2। द रेट ऑफ दीज गैसेस, रेट जो रफ्तार है, रेट ऑफ दीज गैसेस, इन गैसेस की जो के रेट्स हैं R1 and R2, इनके जो रेट है ना वो R1 R2 हैं। वाइल द डेंसिटीज़ आर, जबकि जो डेंसिटीज़ हैं, डेंसिटीज़ आर D1 and D2। देखो डेंसिटीज़ जो हैं वो D1 D2 है, जबकि रेट क्या है, R1 and R2, रेट्स ऑफ दीज गैसेस एंड डेंसिटीज़ आर D1 and D2। ये चीज़ें देखो, अगर डेंसिटीज़ में रख रहा हूँ D1 D2 दो गैसेस की, और जो रेट है वो क्या है, R1 R2, तो यही इक्वेशन जो हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई है ना, ये इक्वेशन कैसे बनेगी दोनों गैसेस के लिए। देखो हमारे पास एक गैस ये है जी, उसके लिए इक्वेशन बनेगी R1 × D1 √= K, ऐसे बनेगी ना इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरी गैस के लिए R2 × D2 √= K, ये दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 कह रहा हूँ। अब आप देखें दो गैसेस हैं, उनके लिए ये इक्वेशंस बन रही हैं। अब आप ये देखो कि दोनों की राइट साइड किसके मसावी है, K के मसावी। तो जब दोनों की राइट साइड आपस में मसावी है ना, तो फिर इनकी लेफ़्ट साइड भी आपस में मसावी होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ, हम ये लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं क्या भला, R1 × D1 √= R2 × D2 ठीक है जी, हम इस तरह से बराबर करके लिख सकते हैं। और इसका मैं आगे, अगर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करूं, देखो R2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और D1 यहाँ पर क्या हो रहा है, D1 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके, तो यूँ लिखूँगा R1 / R2 =
D2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय D1 अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है, और वो कैसे सॉल्व करना है, आप ये देखो कि ये जो डेंसिटीज़ के अंडर रूट है ना, दोनों के अलग-अलग हैं, इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू D2 ओवर D1 होल का अंडर रूट, ऐसे। और एक बात और ध्यान में रखना कि जो डेंसिटीज़ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के साथ, यानी किसी भी गैस की अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी ना तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास। जितनी डेंसिटी होती है ना उतना ही मॉलिक्यूलर मास होता है, जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी डेंसिटी होगी। यानी ये गैस भारी होगी अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। फिर तो मैं इस डेंसिटी की जगह पर मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकता हूँ। यही इक्वेशन क्या बनेगी फिर, ये इक्वेशन बन जाएगी R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू M2 ओवर M1 अंडर रूट। अब ये जो थर्ड इक्वेशन, ये एक और इक्वेशन आ गई, देखो मैं इसको ना 5 इक्वेशन कह रहा हूँ। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 5, तीनों की तीनों ग्राहम्स लॉ की इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस। उसके लिए हमने तीनों को मुख्तलिफ तरीके से ये स्टेटमेंट की ना, मुख्तलिफ तरीके से इक्वेशंस आ गई हैं। डेंसिटी जो कि मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, हमने डेंसिटी की जगह पर ना मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। अब अच्छा ये एक और करें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट, यानी अगर रेट ऊपर है तो फिर मॉलिक्यूलर मास कहाँ है, नीचे है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है, ये अगर रेट नीचे है तो मॉलिक्यूलर मास ऊपर है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से उल्ट होगा, अगर रेट पहली गैस का है तो मॉलिक्यूलर मास नीचे होगा यहाँ पर, और अगर दूसरी गैस यहाँ पर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कहाँ होगा, ऊपर होगा। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन, वजाहत, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस लॉ। इस डिमॉन्स्ट्रेशन को हम ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अब हम यहाँ पर लिखते हैं। आपने ना क्या करना है, एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ले लेनी है, ग्लास ट्यूब, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आपने 100 सेंटीमीटर लेंथ में आपने ले लेनी है ट्यूब, ठीक है। और 2 लिक्विड है आपके पास, एक लिक्विड है जी HCl, उसको आप ले लें जी यहाँ पर बीकर के अंदर। हमारे पास फ़र्ज़ किया यहाँ पर है जी HCl को हमने यहाँ पर बीकर में लिया हुआ है। और दूसरा जो बीकर है ना, दूसरा बीकर वो यहाँ पर है, उसके अंदर हमने लिया हुआ है NH3, यहाँ पर हमने लिया हुआ है NH3, ठीक है जी। 2 बीकर हैं, आपने 100 सेंटीमीटर ट्यूब लेनी है लॉन्ग, और 2 बीकर के अंदर NH3 और HCl ले लेना है। 2 काटन के प्लग ले लें, 2 रुई के टुकड़े लें, हर एक टुकड़े को देखो, एक टुकड़े को NH3 के अंदर भिगो दें, दूसरे टुकड़े को किसके अंदर भिगो दें, HCl के अंदर, और इन दोनों को एक ही वक्त पे इसके दोनों एंड्स पर प्लेस कर दें, बस इतना काम करना है। यानी आपने HCl के अंदर एक टुकड़ा भिगो दिया रुई का, दूसरा टुकड़ा NH3 के अंदर, इन दोनों को एक ही वक्त पे लगा देना है। जब आप लगाएंगे ना यहाँ पर, इसको आपने यहाँ पर लगा दिया भिगो के, किसको भला, HCl को यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है जी। और इस जगह पर आपने लगा दिया किसको भला, NH3 को, यहाँ पर इस जगह पर NH3 को, NH3 के अंदर ना आपने रुई का टुकड़ा भिगोया और इसको यहाँ पर लगा दिया। दोनों को एक ही वक्त में लगाना है, ध्यान में रखना। तो क्या होगा कि गैसियस स्टेट के अंदर ना, गैसियस फॉर्म के अंदर HCl इस तरफ से मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ पर HCl है, इस तरफ जाएगा, और इस तरफ से NH3 मूव करना शुरू कर देगा, इस तरफ से। अब NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है ये बताएं। नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 3 कितना हो गया, 17 ग्राम पर मोल, और HCl क्लोरीन 35.5 और एक हाइड्रोजन 36.5। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, HCl का ज़्यादा है या NH3 का? HCl का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, क्लोरीन 35.5 और एक हाइड्रोजन 36.5, और ये 17 है। जो चीज़ हल्की होगी वो तो ज़ाहिर है तेज़ी से जाना है ना, उसने डिफ्यूज़ जल्दी हो जाना है। एक बंदा मोटा है, वेट ज़्यादा है उसका, वो तो भाग भी नहीं सकता ना,
इसी तरह गैस जो है ना, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेगी। तो इसलिए HCl जो है वो फासला तय करता है कितना, 40.5 सेंटीमीटर का। और जो NH3 है, NH3 वो फासला तय कर जाता है कितना, 59.5 सेंटीमीटर। ये फासला ज़्यादा तय करके चला जाता है। और ये दोनों इस जगह पर मिल के ना वाइट फ्यूम्स बना देते हैं। यहाँ पर NH4Cl के, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या बन जाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये एक साल्ट है, वाइट कलर का साल्ट। यहाँ पर फ्यूम्स, धुएँ बन जाएंगे उसके। तो आपने क्या करना है, फिर इसको पुट करना है उसी इक्वेशन के अंदर जो हमने इक्वेशन ये वाली निकाल ली है, और इसको सॉल्व कर देना है। तो मैं 2-3 जुमले लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें पहले, फिर हम इसकी कैलकुलेशन लिखते हैं। टेक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ऑफ ग्लास, लॉन्ग ग्लास ट्यूब। आपने 100 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब ले लेनी है, ठीक है। 2 कॉटन प्लग्स, 2 रुई के टुकड़े, कॉटन प्लग्स आर सोक्ड, उनको भिगोया जाता है, सोक्ड इन NH3 एंड HCl। एंड इनको भिगोकर आप क्या करें, एंड प्लेस देम एट दी एंड्स ऑफ, एंड्स ऑफ ग्लास ट्यूब एट द सेम टाइम, ग्लास ट्यूब एट सेम टाइम, एक ही वक्त में, ठीक है जी। जब आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, NH3 कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 59.5। NH3 कितना फासला तय करेगा, 59.5। NH3 कवर्स द डिस्टेंस ऑफ, ये फासला तय करता है, डिस्टेंस ऑफ 59.5 सेंटीमीटर, while HCl covers 40.9 सेंटीमीटर। एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन, जहाँ पर ये टकराते हैं, एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन दे फार्म्स, ये दोनों, दे फार्म्स वाइट फ्यूम्स, धुएं की शक्ल में, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं जिस जगह पर, वहाँ पर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स बन जाते हैं। तो अब आप इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन क्या है हमारे पास, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 अंडर रूट। अब आप देखो यहाँ पर पहली गैस, फर्ज किया मैं कहता हूँ गैशियस फॉर्म के अंदर HCl है, यहाँ पर है जी, या हम कह देते हैं NH3 है, ठीक है जी। NH3 R, उसका जो रेट होगा उसको मैं क्या लिखूँगा, RNH3, ये गैस उसका रेट है। दूसरी जो गैशियस फॉर्म के अंदर है HCl, RHCl उसका। अब आप ये बताओ मुझे, जब मैंने NH3 का रेट ऊपर लिखा है तो इसका मोलिकुलर वेट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी कि मैं यूँ लिख सकता हूँ, मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 नीचे, और ऊपर क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ HCl, और इसका क्या लेना है, अंडर रूट, ठीक है जी। इसी तरह चले जी, बताएं आप मुझे रेट इसका कितना है। इसका रेट इसने जो NH3 ने कवर किया है वो 59.5 है, और HCl ने 40.5। यहाँ पर पुट करें जी, ये जो NH3 है उसने कवर किया है 59.5 सेंटीमीटर, और HCl ने कितना कवर किया है, 40.5। और इसी तरह मोलिकुलर मास ऑफ HCl 36.5, और NH3 का मोलिकुलर वेट 17 ग्राम पर मोल अंडर रूट। अब आप इसका ना ज़रा सॉल्व करके जवाब निकालें। इसको जवाब ज़रा निकालेंगे ना, आप देखेंगे कि 1.46 जवाब आता है इसका। आप इसको सॉल्व करके देख लें चाहे कैलकुलेटर में, इन दोनों को डिवाइड करें, जवाब कितना आएगा, 1.46। और इस तरफ अगर इन दोनों को पहले डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे तो इसका जवाब भी 1.46। आप ये देख रहे हैं कि R1/R2 इज़ इक्वल टू M2/M1 अंडर रूट का जो जवाब है दोनों का बराबर आ रहा है। इस तरह से ग्राहम्स लॉ की जो इक्वेशन थी वो ये बता रही है कि ग्राहम्स लॉ यहाँ पर वेरीफाई हो गया। सो ग्राहम्स लॉ
इज़ वेरीफाइड। ये साबित हो जाती है बात जो हम पहले कर रहे थे कि जो मोलिकुलर वेट है या डेंसिटी जो है उसका स्क्वायर रूट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर एफियन। ये बात हो जाती है। एक MCQ दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, उसने कहा हुआ है 4 गैसेस के बारे में बताया हुआ है। 4 गैसेस कौन कौन सी हैं? देखो, एक उसने बताया है हमें, एक गैस है NH3 और उसके बाद है SO2, CO2 और SO2, Cl2। ये गैसेस बताइए उसने। ये बता कि उसने कहा है कि आप आर्डर बता दो कि किसका आर्डर रेट ऑफ डिफ्यूजन का ज़्यादा है इनमें, यानी आर्डर क्या बनेगा। इन 4 गैसेस है हमारे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद कम किसका है, फिर सबसे कम किसका है। हमने एक आर्डर बताना है, करेक्ट आर्डर बताना है। एक्सरसाइज में MCQ है, आपने देखना है मोलिकुलर वेट, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा उसका रेट कम। आप मोलिकुलर वेट काउंट करो, NH3 का मोलिकुलर वेट कितना बनता है? 17 ग्राम, कम है। CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दो ऑक्सीजन है तो 32 यानी 44 ग्राम। इसका मोलिकुलर वेट कितना बनता है? 17 ग्राम इसका, ठीक है। और CO2 का 44 और SO2 का सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन भी 32 है तो कितना बना? 64। और क्लोरीन 35.5, 2 क्लोरीन है तो फिर 71। अब मुझे ये बताओ सबसे कम मोलिकुलर वेट किसका है? NH3 का, उसके बाद फिर SO2, फिर तो मोलिकुलर वेट यूँ बढ़ रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसी तरह कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसका हुआ? NH3 का। उससे कम किसका है? फिर यही इसी तरह से रिलेशन आपने लिखना है कि आपने बता देंगे कि सबसे ज़्यादा जो रेट है वो NH3 का है, उसके बाद उससे कम जो है CO2 का है, फिर उससे कम SO2 का और सबसे कम Cl2 का। समझ आ गई बात? इस तरह से ये MCQ भी हो जाता है। कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नोट कर लें, शाबाश।